अभिषेक के घर आते ही बेटे ने बताया कि शर्मा अंकल गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीदी और वो भी कैश में। अभिषेक हाँ हूं करता रहा। आखिर में पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं, तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो। क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आए और तुम बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो? कितना खराब लगता है। तुम्हें ना लगे पर मुझे तो लगता है। अभिषेक ने जवाब दिया, देखो घर की किस्त और बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी लें, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। पत्नी बोली, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। अभिषेक ने कहा, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। पत्नी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो, यही तो समय है जब घूम घाम लें, हम भी जिंदगी जी लें। मरने के बाद क्या जमीन साथ लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही हूँ कल ही गांव जाकर सौदा तय करके आओ बस। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी? अभिषेक ने कहा। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि पूजा जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। दूसरे दिन अभिषेक और पूजा खेत पहुंच गए। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। पूजा को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया, पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वही रखी खटिया पर बैठ गई। अभिषेक के भाई कथा सुनते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वे राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते बोले, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कर रहे हैं। महेश पंडित कहानी को बीच में छोड़कर जल्दी से घर की तरफ चल दिए। अभिषेक ने जैसे ही भैया को देखा, दौड़ पड़ा। बहुत तेजी से भाई को गले से लगा लिया और रोने लगा। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना पूजा के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गईं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। गांव की सुंदरता को देख सरसों के खेत, नीम के नीचे चल रही ठंडी ठंडी हवा, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन कार का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में से 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंत्रा केके को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान पूजा असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात के किस्से और कहानियां सुनाने लगे। पूजा को इसमें बड़ा रस आने लगा। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा पड़ती पड़ा है। पूजा को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों ना उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस पड़ती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। वह विरासत है, विरासत को कभी बेचा थोड़ी जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई हैं। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी मही माता को बचा के रखा है। बहुत लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजूरी कर रही हैं या शहर के महासमुद्र में कहीं विलीन हो गए। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा है बेटा, वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ।
आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देता है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गईं। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू पूजा को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली पूजा के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो, इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दे। पूजा मुस्कुराई, विरासत कभी बेचा नहीं जाता भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यही इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीद कर आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। कहते हुए पूजा रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिख धुल गई। अगले दिन जब अभिषेक और पूजा जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे। उससे पत्ती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया। जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा था। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।